नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। यह सीटेट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का चैप्टर 8 आश्रय एवं परिवार का पार्ट 1 है। चैप्टर बड़ा होने के कारण मैं इसको 2 पार्टों में आप लोगों के बीच लेकर आऊँगा। यदि आप इस क्वेश्चन सीरीज को प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जिससे आप जुड़कर आप इस क्वेश्चन सेट को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जीव मनुष्य के घर में रहते हैं। निम्न में से कौन से जीव मनुष्य के घर में रहते हैं। आपका ऑप्शन है छिपकली, दूसरा है मकड़ी, तीसरा है चूहा और चौथा है सभी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं कि आश्रय क्या है। आश्रय तो जिस जगह पर जीव रहते हैं उस जगह को आश्रय कहा जाता है। जिस जगह पर जीव रहते हैं उस जगह को आश्रय कहा जाता है। अलग अलग जीवों का आश्रय अलग अलग होता है। कुछ जीव अपना आश्रय खुद बना लेते हैं तथा कुछ जीव दूसरों के आश्रय में ही अपना आश्रय ढूंढते हैं। अब यहाँ पे कुछ जानवरों के आश्रय हैं, जैसे कि मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव कौन कौन से हैं। मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव कौन कौन से हैं, तो इसमें आपका आता है कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, मच्छर, मकड़ी, चूहा और चींटी। ये सभी के सभी मनुष्य के घर में रहते हैं। दूसरा होता है जंगल। जंगल जंगल में रहने वाले जीव कौन से हैं, तो शेर, हाथी, हिरण, गैंडा, बाघ, मोर, चिंपैंजी इत्यादि ये जंगल में रहते हैं। अगला है आपका कि पेड़ पर रहने वाले जीव जंतु कौन से हैं। पेड़ पे रहने वाले, तो इसमें आप क्या आते हैं, बंदर, पांडा, स्लाथ, लंगूर तथा पक्षियाँ। अगला आपका आता है कि पानी में। अब पानी में रहने वाले जीव कौन से हैं, तो मछली, डॉल्फिन, व्हेल, बत्तख, सांप, मेढक, मगरमच्छ, कछुआ इत्यादि ये पानी में रहने वाले हैं। अगला आपका आता है जमीन पर। जमीन पर रहने वाली जीव जंतु कौन से हैं, तो आपका आता है कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, गधा, घोड़ा इत्यादि। अगला आता है आपका कि जमीन के अंदर कौन कौन से जीव रहते हैं, तो चूहा, सांप, चींटी, खरगोश, केचुआ, बिच्छू ये सभी के सभी जमीन के अंदर रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि समूह में रहने वाले जीव कौन से हैं, जो समूह बना के रहते हैं, समूह में रहने वाले जीव। तो इसमें आपका आता है मधुमक्खी, चींटी, मकड़ी, ततैया, दीमक ये सभी के सभी समूह में रहते हैं। अगला आता है कि उभयचर वे जीव जंतु जो पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं, उन्हें उभयचर कहा जाता है। उभयचर में आपका आता है सांप, मेढक और मगरमच्छ ये सभी के सभी उभयचर में आते हैं। तो हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन से जीव मनुष्य के घर में रहते हैं, तो मैंने आपको बताया कि मनुष्य के घर में आपके रहते हैं छिपकली भी मनुष्य के घर में रहती है, मकड़ी भी मनुष्य के घर में रहती है, चूहा भी मनुष्य के घर में रहता है और चौथा ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा सभी। आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उभयचर है। निम्नलिखित में से कौन उभयचर है, तो मैंने बताया अभी उभयचर के बारे में कि वे जंतु जो जल और थल दोनों पे रहते हैं, वे जंतु जो जल और थल दोनों पे रहते हैं उन्हें उभयचर कहते हैं। तो आपने हाथी के बारे में जान, तो हाथी केवल स्थल पे रहती है। उसके बाद मगरमच्छ जल और थल दोनों में रहता है। दरियाई घोड़ा ये केवल आपका थल पे रहता है और व्हेल जो रहती है यह केवल जल में रहती है। तो यहाँ से पता चलता है कि केवल मगरमच्छ एक ऐसा जंतु है जो जल और थल दोनों पे रहता है। तो आपका सही ऑप्शन होगा बी, मगरमच्छ आपका उभयचर है। आपका अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। अगला क्वेश्चन आपका सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे दिया है कुछ जानवरों के नाम और उनके घर के नाम दिया है। तो यहाँ पे आपका है कि बकरी के घर को क्या कहा जाता है, तो बकरी के घर को कहा जाता है बाड़ा। जहाँ पे बकरी रहती है उसको बाड़ा कहते हैं। जेबरा अक्सर करके जू में रहता है, तो जेबरा के घर को जू कहते हैं। हाथी अक्सर करके जंगल में रहता है और शेर के घर को माद कहा जाता है। शेर के घर को माद कहा जाता है। तो यहाँ पे A1, B2, C3 और D4 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सही ऑप्शन होता है ए। इसके अकॉर्डिंग सही ऑप्शन आपका होता है ए।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पक्षी का घोंसला लालटेन की तरह होता है? निम्नलिखित में से किस पक्षी का घोंसला लालटेन की तरह होता है? आपका ऑप्शन है कठफोड़वा, दूसरा है दर्जिन, तीसरा है कबूतर और चौथा है बीवर। तो आइए सबसे पहले हम घोंसले के बारे में जान लेते हैं और कुछ पक्षियों के बारे में, उनके घोंसले के बारे में सुन लेते हैं। तो यहाँ पर होता है पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, खुद बनाते हैं। सभी पक्षियों के घोंसले एक जैसे नहीं होते हैं तथा पक्षी सिर्फ अंडे देने के लिए अपने घोंसले को बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तब पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। अब आगे कुछ पक्षियों के नाम हैं, उनको देखते हैं। कलचीड़ी, कलचीड़ी जो आता है आपका, एक पक्षी है कलचीड़ी, एक पक्षी है कलचीड़ी, अपना घोंसला जमीन पर पत्थरों के बीच में बनाती है। एक पक्षी आता है जिसका नाम आता है वीवर बर्ड, वीवर बर्ड, जिसको हम लोग हिंदी में जुलाही चिड़िया भी कहते हैं, जुलाही चिड़िया, जुलाही चिड़िया। तो इनके बारे में आता है कि इसका घोंसला लालटेन की तरह होता है जो टहनियों से लटका हुआ होता है। और यह जो घोंसला बनाते हैं, तो वीवर बर्ड जो घोंसला बनाते हैं, इनके केवल नर जो वीवर बर्ड होते हैं वही केवल घोंसला बनाते हैं। अगला आता है आपका कठफोड़वा, कठफोड़वा यहाँ पे दिया हुआ है। कठफोड़वा जो है और बसंत गौरी पेड़ के तनों में छेद करके घोंसले को बनाते हैं। अगला आपका आता है दर्जिन चिड़िया, दर्जिन चिड़िया दो पत्तों को आपस में सिलकर घोंसला बनाती है। जैसा नाम वैसा काम, कि पत्तों को सिलने का काम करती है, इसलिए इसका नाम दर्जिन चिड़िया है। अगला आता है कबूतर और गौरैया, कबूतर और गौरैया जो होते हैं वह मनुष्यों के घरों में घोंसला बना लेते हैं। कौवा के बारे में आता है, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौवा जो है वह पेड़ की ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है। अगला आता है कोयल, कोयल जो पक्षी है यह अपना घोंसला कभी नहीं बनाती है, यह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। अगला आता है आपका फाख्ता, फाख्ता एक पक्षी है जो खास करके राजस्थानी इलाकों में पाया जाता है, फाख्ता। तो फाख्ता झाड़ियों के बीच अपना घोंसला बनाती है। अगला आता है मादा शुतुरमुर्ग, जो शुतुरमुर्ग होते हैं, मादा शुतुरमुर्ग जमीन को थोड़ा सा खोद कर घोंसला बनाते हैं और वहीं पर अंडा देते हैं। अगला आता है मोरनी या मोर, मोरनी जो होता है, मोरनी, मोरनी या तो झाड़ियों में घोंसला बनाती है या फिर पेड़ों की नीची डालियों बनाते हैं, या तो झाड़ियों में बनाएंगे या तो पेड़ों की नीची डालियों पे मोरनी अपना घोंसला बनाते हैं। अगला आपका चील, चील जो है, चील सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाता है और इसका घोंसला 4-5 फीट चौड़ा होता है। चील अपने घोंसले को साल दर साल प्रयोग करती है, मतलब यह साल भर में कभी रहती है कभी नहीं रहती है। एक चीज़ कन्फ्यूज, यहाँ से कन्फ्यूज मत होइएगा, कौवा और चील में, कौवा क्या करता है सबसे ऊंची डाल पे बनाता है और चील क्या करता है सबसे ऊंचे पेड़ पे अपना घोंसला बनाता है। अगला आपका आता है उल्लू, उल्लू जो है, उल्लू पेड़ के किसी खोखले भाग पर ही अपना घोंसला बना लेते हैं। अगला आपका आता है गिद्ध, गिद्ध, गिद्ध जो होता है अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर, खोखलों में या चीलों के छोड़े हुए घोंसलों में या चट्टानों की दरारों में सुनसान आदि जगहों पर अपना घोंसला बनाते हैं। तो ये कुछ पक्षियां रहीं और उनके घोंसलों के बारे में रहा। तो यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस पक्षी का घोंसला लालटेन की तरह होता है, किस पक्षी का घोंसला लालटेन की तरह होता है? तो मैंने आपको बताया वीवर बर्ड, यहाँ पे वीवर बर्ड आपको बताया था, वीवर बर्ड, इसका नाम आपका जुलाही चिड़िया भी आता है, जुलाही चिड़िया। तो जुलाही चिड़िया या वीवर बर्ड जो अपना घोंसला बनाती है लालटेन की तरह बनाती है। और इनमें घोंसला कौन कौन बनाते हैं? केवल नर पक्षी बनाते हैं, मादा पक्षियां घोंसला नहीं बनाती है, केवल नर पक्षी इसका घोंसला बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है मोर, स्टेटमेंट दिया हुआ है अपना घोंसला नहीं बनाता है, पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। अगला अपना घोंसला झाड़ियों में बनाता है या फिर पेड़ की नीची डालियों बनाता है। अगला अपना घोंसला जमीन में खोद कर बनाता है। तो यहाँ पे है कि भाई अपना घोंसला नहीं बनाता है। अच्छा, अपना घोंसला कौन सा पक्षी नहीं बनाता है? कोयल। तो यह मोर के स्टेटमेंट पे गलत हुआ। अच्छा, पत्थरों के बीच में अपना घोंसला कौन बनाता है? तो कलचीड़ी, कलचीड़ी जो है वह पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। अगला आपका आता है कि अपना घोंसला झाड़ियों में बनाता है या फिर पेड़ की नीची डालियों पे अपना घोंसला बनाता है। तो यह आपके मोर के बारे में स्टेटमेंट सही है कि यह मोर के बारे में है। और यहाँ पे है कि अपना घोंसला जमीन को खोद कर बनाता है। तो यह स्टेटमेंट किसका है? शुतुरमुर्ग का है, शुतुरमुर्ग का।
तो शुतुरमुर्ग क्या करता है कि जमीन को खोद कर अपना घोंसला बनाता है। तो यहाँ पे मोर के बारे में स्टेटमेंट पूछा हुआ है, तो मोर के बारे में सही स्टेटमेंट आपका सी होता है। मोर के बारे में सही स्टेटमेंट आपका सी है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला कौन बनाता है? सबसे ऊंचे पेड़ पे घोंसला कौन बनाता है? तो मैंने आपको बताया चील। चील जो होता है सबसे ऊंचे पेड़ पे अपना घोंसला बनाता है, सबसे ऊंचे पेड़ पे। और कौवा जो होता है सबसे ऊंची डाल पे बनाता है, सबसे ऊंची डाल पे कौवा बनाता है। कबूतर और गौरैया मैंने बताया कि यह मनुष्यों के घरों में अपना घोंसला बनाते हैं। और जो कलचीड़ी होता है वह जमीन पर पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाते हैं। तो यहाँ पे पूछा है सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला कौन बनाता है? तो सही ऑप्शन क्या होगा? ए, चील जो होता है सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। अगला क्वेश्चन है, लगभग सभी पक्षी अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं। अंडे में से बच्चे निकल आते हैं तब वह घोंसला छोड़ देते हैं, परंतु निम्न में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला साल दर साल उपयोग करता है? साल दर साल उपयोग करता है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि चील, पहला ऑप्शन आपका है चील। तो चील को मैंने बताया था कि यह अपना घोंसला सबसे ऊंचे पेड़ पे बनाता है और इसका घोंसला जो होता है 4-5 फीट चौड़ा होता है और चील अपने घोंसले का प्रयोग साल दर साल पे करता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? चील, पहला वाला। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित पक्षियों में से सबसे बड़ा घोंसला किसका होता है? सबसे बड़ा घोंसला किसका होता है? पहला ए फाख्ता, दूसरा चील, तीसरा कौवा और चौथा है बसंत गौरी। चौथा है आपका बसंत गौरी। तो यहाँ पर मैंने बताया था, फिर से सुन लेते हैं। फाख्ता जो होता है झाड़ियों के बीच में बनाता है, झाड़ियों के बीच में अपना घोंसला बनाता है फाख्ता। चील सबसे ऊंचे पेड़ पे बनाता है और इसका घोंसला जो होता है 4-5 फीट चौड़ा होता है। कौवा सबसे ऊंची डाल पर बनाता है और बसंत गौरी और कठफोड़वा जो होता है पेड़ के तनों में छेद करके अपना घोंसला बनाते हैं, पेड़ के तनों में छेद करके अपना घोंसला बनाते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि निम्न में से किस पक्षी का घोंसला सबसे बड़ा होता है? तो आपका क्या होगा? चील का। चील का घोंसला सबसे बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से घर के निर्माण का कौन सा कारक प्रभावित करता है? निम्नलिखित में से घर के निर्माण में कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मनुष्य का आश्रय। मनुष्य का आश्रय जो होता है ना, दो प्रकार का आश्रय, दो प्रकार के होते हैं। मनुष्य के हों या जंतुओं के हों, आश्रय दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका अस्थाई और दूसरा अस्थाई। जैसे मनुष्य के लिए आश्रय दो प्रकार, सभी लोगों के जीव जंतुओं के लिए आश्रय दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थाई और दूसरा होता है अस्थाई। अस्थाई। अब यहाँ पे जिसमें कोई जीव या मनुष्य अस्थाई रूप से रहता है, जिसमें कोई जीव या मनुष्य अस्थाई रूप से रहता है, जैसे जंगली जीव जंतुओं का अस्थाई आश्रय है और घर मनुष्य का अस्थाई आश्रय है, उसे हम अस्थाई आश्रय के रूप से कहते हैं। अस्थाई आश्रय वह होता है जिसमें जीव या मनुष्य कुछ समय के लिए रहते हैं, जैसे चिड़ियाघर जीवों के लिए अस्थाई आश्रय है तथा तंबू या टेंट मनुष्यों के लिए अस्थाई आश्रय है। आगे आता है कि मनुष्यों के घरों का रूप समय के साथ साथ बदलता रहता है। कभी मनुष्य कच्चे घर में रहता था, कभी पक्के घर बनाता है। घर का निर्माण निम्नलिखित कारणों पे निर्भर करता है। पहला आपका होता है कि भौगोलिक स्थिति। सबसे पहले आता है आपका भौगोलिक स्थिति, पहला कारक आता है। जहाँ जैसे कि जिस जगह पहाड़ी और समतल गांव होते हैं, इस प्रकार से भौगोलिक स्थिति कि वहाँ का स्थिति कैसा है। दूसरा है जगह की जलवायु। हम देखते हैं कहीं पे बारिश ज़्यादा होती है, कहीं पे बारिश कम होती है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे घर अलग होता है। तीसरा आता है आपका, दूसरा मैंने बताया जलवायु कि वहाँ पे बारिश कम होती है, ज़्यादा होती है, वहाँ पे गर्मी अधिक होती है, ठंडी अधिक होती है, इसके कारण वहाँ के घर अलग होते हैं। तीसरा आता है उस जगह पर उपलब्ध निर्माणकारी चीज़ें। तो यहाँ पे निर्माणकारी चीज़ों का मतलब कि आप किसी ऐसे स्थान पे हो जहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन के सारे सामान है वह उसकी उपलब्धता कम होती है, वहाँ पे वह चीज़ें पहुँच नहीं पाती हैं, तो जिसके कारण वहाँ के घरों की डिज़ाइन अच्छी नहीं होती है। जैसे कि आप शहरों में चले जाइए तो वहाँ पर सभी चीज़ें बड़े ईजिली वे में उपलब्ध हो जाती है, तो उनके घर के डिज़ाइन बड़े अच्छे होते हैं। और आप गाँव में चले जाएँ तो यहाँ पर उतने अच्छे से चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, तो इनके डिज़ाइन उतने अच्छे
नहीं हो पाते हैं। तो ये उस जगह पे उपलब्ध निर्माणकारी चीज़ें। और चौथा आपका आता है कि व्यक्ति की सामाजिक स्थिति। व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति का मतलब कि हम देखते हैं कि शहर में ही लोग रहते हैं, एक ही स्थान पर लोग रहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जिसके पास धन संपदा काफ़ी अधिक है तो उसके घर काफ़ी अच्छे हैं, और एक व्यक्ति जो काफ़ी निर्धन है तो वह केवल रहने मात्र के लिए बड़े ऐशो आराम वाले घर नहीं बनाते हैं, बस अपना थोड़ा सा बारिश और धूप से बच सके इसी प्रकार का घर बना पाता है। तो इसे हम कहते हैं व्यक्ति की सामाजिक स्थिति। तो यह आपके निम्न 4 कारक होते हैं कि वहाँ पे घर का निर्माण किस प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ पे आपका भौगोलिक स्थिति भी सही होता है, जलवायु कारक भी सही है, आपका निर्माणकारी चीज़ों की उपलब्धता भी सही है, और चौथा है तो एक सभी प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, सभी प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी के घर प्रायः कहाँ पाए जाते हैं। मिट्टी के घर प्रायः कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है गाँव में, दूसरा जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, तीसरा दोनों जगहों पर, और चौथा इनमें से कहीं नहीं। तो आइए हम देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में मनुष्यों के घर अलग अलग होते हैं। तो मिट्टी के घर के बारे में कुछ विशेषता जान लेते हैं। मिट्टी के घर प्रायः गांवों में ही पाए जाते हैं। पहली इसकी विशेषता होती है मिट्टी के घर की कि यह प्रायः गांव में ही पाए जाते हैं। मिट्टी के घर उन जगहों पर भी पाए जाते हैं जहां पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जैसे राजस्थान, जैसे भारत के लिए क्या है राजस्थान, जहां पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। अगला आता है इन घरों की दीवारें मोटी होती हैं ताकि गर्मी अंदर ना जा सके। इन घरों की छतें झाड़ियाँ या छप्पर की बनी होती हैं। कुछ घरों के छत पर नीम या कीकर की लकड़ियों के प्रयोग किए जाते हैं ताकि कीड़े ना लगे। इन घरों को समय समय पर लीपा जाता है ताकि मिट्टी टूटे नहीं। इन घरों की फर्श को गोबर से लीपा जाता है ताकि कीड़े ना आए। मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए उसमें भूसा मिलाया जाता है। मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए उसमें भूसा मिलाया जाता है। तो यह कुछ मिट्टी के घर की विशेषताएं रही। तो यहाँ पे इन विशेषताओं में मिलता है कि हाँ गांव में ये घर पाए जाते हैं, वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पे गर्मी भी होती है। सी कहता है दोनों जगहों पे, तो आपका सही क्या होता है, सी वाला ऑप्शन। यहाँ पे क्या सही होता है, सी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है बांस और लकड़ी के घर कहाँ बनाए जाते हैं। बांस और लकड़ी के घर कहाँ पर बनाए जाते हैं। ऑप्शन है जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ बारिश और बर्फ पड़ती है, तीसरा है समुद्र के किनारे, चौथा है जहाँ गरीब लोग रहते हैं, चौथा है जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बांस और लकड़ी के घर के बारे में विशेषताओं को जान लेते हैं कि बांस और लकड़ी के घर कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के घर उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहाँ बहुत अधिक बारिश होती है। यह जमीन से 10-12 फुट ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ आने पर घर को कोई नुकसान न हो। भारत के असोम, पहले असम था अभी को असोम हो गया है, भारत के असोम जैसे राज्य जहां बारिश बहुत होती है वहां पर इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। तो इन सारे स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि ऑप्शन ए जहां पर सबसे अधिक बरसात होती है वहां पर बांस और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। और भारत के किस राज्य में बनाए जाते हैं, तो भारत के असोम राज्य में बांस और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। अगला आपका है कि लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिलों का उपयोग किस लिए करते हैं। लद्दाख के लोग अपने घर की निचली मंजिलों का प्रयोग किस लिए करते हैं। आपका ऑप्शन है खाना बनाने के लिए, दूसरा है मेहमानों को ठहराने के लिए, तीसरा है सामान और जीवों को रखने के लिए, जीवों का मतलब कि वहाँ के उनके जो पालतू जैसे गाय भैंस हो गए जीवों को रखने के लिए, चौथा है सभी के लिए। तो आइए देखते हैं लद्दाख में किस प्रकार के घर होते हैं। तो लद्दाख में जो होते हैं पत्थर या लकड़ी के घर होते हैं, पत्थर या लकड़ी के घर होते हैं। तो पत्थर या लकड़ी के घरों की विशेषताओं को जान लेते हैं कि इस प्रकार के घर पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। पहला स्टेटमेंट आता है कि इस प्रकार के घर पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। दूसरा है इन इलाकों में बारिश भी होती है और बर्फ भी पड़ती है। अगला है आपका कि इन इलाकों में बारिश भी होती है और बर्फ भी पड़ती है। तीसरा है इन घरों की छत ढलवा होती है ताकि बारिश का पानी या बर्फ नीचे गिर जाए। कहीं कहीं छत समतल भी होती है, जैसे कहीं कहीं छत का समतल का मतलब जो लद्दाख में घर होते हैं वो समतल होते हैं और हिमाचल प्रदेश में जो होते हैं वो ढलवा होते हैं। अगला आपका चौथा स्टेटमेंट आता है कि पत्थरों के घर पर चूने की पुताई की जाती है ताकि कीड़े न आए। ये घर एक मंजिले होते हैं या फिर 2 मंजिले होते हैं। लद्दाख के लोग
अपने घर की निचली मंजिल को सामान या जीव रखने के लिए प्रयोग करते हैं। लद्दाख के लोग अपने घर की निचली मंजिल का प्रयोग सामान या जीव रखने के लिए करते हैं। आपका अगला स्टेटमेंट आता है कि लद्दाख के लोग अपने घर की छतों का उपयोग फसल सब्जियां सुखाने के लिए करते हैं। और इस प्रकार के घर जो होते हैं, पत्थर या लकड़ी के घर, इस प्रकार के घर भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। तो हालांकि यहाँ पे लद्दाख के बारे में पूछा था कि लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिलों का उपयोग किसके लिए करते हैं, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन आपका होता है कि सामान और जीवों को रखने के लिए। आपका अगला क्वेश्चन है इग्लू होता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि इग्लू क्या होता है, आपका कैसा होता है? तो आपका ऑप्शन ए है वर्गाकार, दूसरा है आयताकार, तीसरा है गुंबद के आकार का, चौथा है किसी भी प्रकार का। तो यहाँ पे इग्लू जो होता है, इग्लू को बर्फ का घर भी कहा जाता है, बर्फ का घर। इसके बारे में सुन लेते हैं। यह बर्फीले क्षेत्रों में बनाया जाता है। इग्लू जो होता है बर्फीले क्षेत्रों में बनाया जाता है। यह बर्फ के टुकड़े को आपस में जोड़कर बनाए जाते हैं। यह एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास है। याद रखना ये अस्थायी निवास है, अस्थायी निवास नहीं है। यह किसका? एस्किमो निवासियों का। और यह गुंबद के आकार का होता है और इसका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है ताकि बर्फीली हवाएं अंदर न जा सके। और साथ ही साथ आपको बता दें, बर्फ जो होता है उष्मा का कुचालक होता है, उष्मा का कुचालक, इसमें उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। तो हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि इग्लू का आकार कैसा होता है, तो कैसा होता है इग्लू का आकार? गुंबद के आकार का होता है। और एस्किमो जो जनजातियां हैं, प्रजातियां, शिकारी जनजातियां, उनका यह अस्थायी निवास है। अगला क्वेश्चन है कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट क्या कहलाती है? कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट क्या कहलाती है? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। शिकारा दिया हुआ है, शिकारा, दूसरा डोगा दिया हुआ है, तीसरा रेबो दिया हुआ है और चौथा इग्लू दिया हुआ है। तो शिकारा, डोगा, रेबो और इग्लू। तो सबसे पहले हम हाउस बोट के बारे में जानते हैं। हाउस बोट, तो हाउस बोट यह लकड़ी का घर होता है जो हमेशा पानी में रहता है। इस घर में लकड़ी पर खूबसूरत नक्काशी पाई जाती है। ये 80 फीट तक लंबे हो सकते हैं। कश्मीर के हाउस बोटों की छतों पर लकड़ियों की नक्काशी पाई जाती है जिसे खत्म बंद कहते हैं, जिसे खत्म बंद कहते हैं। इस डिजाइन को आप लोग याद रखिएगा, खत्म बंद की जो लकड़ियों पे डिजाइन की जाती है उसे क्या कहते हैं? खत्म बंद कहते हैं। हाउस बोट कश्मीर और केरल में पाए जाते हैं और यह केवल टूरिस्टों के लिए होता है। हाउस बोट जो होता है वह केवल टूरिस्टों के लिए होता है। अब यहाँ पे डोगा जो है, डोगा भी एक तरह से हाउस बोट के समान ही होता है, लेकिन इनकी लकड़ियों में जो होता है ना, डिजाइन नहीं होता है। डोगा जो है वो भी हाउस बोट ही है, लेकिन इनकी लकड़ियों पे डिजाइन नहीं होता है, इसीलिए इसे डोगा कहा जाता है। और इसमें वहाँ के स्थानीय लोग रहते हैं। और हाउस बोट केवल किसके लिए होता है? आपके पर्यटकों के लिए होता है। हाउस बोट पर्यटकों के लिए होता है जिसपे खत्म बंद नाम की डिजाइन की जाती है। और ये भी डोगा जो होता है एक प्रकार का हाउस बोट ही होता है, लेकिन इसमें खत्म बंद करके डिजाइन नहीं होती है। तो डोगा में वहाँ के स्थानीय लोग रहते हैं और हाउस बोट जिसपे डिजाइन की जाती है वह केवल पर्यटकों के लिए रहता है। तो यहाँ पे पूछा है कि कश्मीर में पाए जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट क्या कहलाती है? तो आपकी क्या कहलाती है? डोगा कहलाती है। और यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे कश्मीर में जो जनजाति पाई जाती है चांगपा, वो लोग जो टेंट लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? रेबो। और इग्लू के बारे में हम देख ही चुके हैं। और शिकारा जो लंबी लंबी ऐसे नावें होती हैं उसे शिकारा कहा जाता है। हालांकि यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा बी, डोगा। अगला क्वेश्चन है पर्वतारोही 2 तह वाली प्लास्टिक शीट से अपना टेंट बनाते हैं ताकि ए है उन्हें कोई देख न ले, बी है वे भूस्खलन से बच सकें, सी है उन्हें ठंड न लगे, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे बताते हैं कि उन्हें, सी वाला ऑप्शन सही होगा, उन्हें ठंड न लगे। अब कैसे? तो यहाँ पे सबसे पहले टेंट के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इसका साइंटिफिक रीजन आते हैं। तो टेंट, यह मैंने बताया कि मनुष्यों का टेंट क्या है? अस्थायी निवास है मनुष्यों का। यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों से बनता है। शहरों में गरीब लोग प्लास्टिक का टेंट डालते हैं, कहीं कहीं टेंट कपड़े के भी बने होते हैं। पर्वतारोही के टेंट 2 तह वाली प्लास्टिक शीट से बनते हैं ताकि ठंडी अंदर न जाए। लद्दाख के चांगपा जनजाति के लोग याक के बाल की पट्टियों से, याद रखना कि लद्दाख के चांगपा जनजाति जो होते हैं वह याक के बाल के पट्टियों के
से टेंट बनाते हैं और जिसे क्या कहा जाता है, रेबो कहा जाता है। जो मैंने अभी बताया चांगपा जनजाति जो टेंट बनाते हैं उसे रेबो कहते हैं। तो यहाँ पे तो रहा कि टेंट डबल प्लास्टिक इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि ठंड न लगे। अब किस प्रकार से, तो आपने देखा होगा कि ठंडी के समय में हमें कहा जाता है कि यदि आपके पास उलेन मोटे कपड़े नहीं है तो आप 2 कपड़ों को पहन सकते हो, या ठंडी में आपके पास मोटा ब्लैंकेट नहीं है तो आप 2 ब्लैंकेट को कवर कर सकते हो। तो जैसे ही 2 ब्लैंकेट आप लेते हो तो बीच में एक स्पेस होता है और इस स्पेस में आप देखते हो एयर, हवा भर जाती है और ये हवा क्या करती है कि अंदर की उष्मा को बाहर नहीं जाने देती और बाहर की ठंड हवा को अंदर नहीं आने देती है। तो इस प्रकार से पता चलता है कि हवा भी क्या है, उष्मा का कुचालक है। हवा क्या, उष्मा का कुचालक है। तो यहाँ पे जब 2 प्लास्टिक लगते हैं तो बीच में हवा भरी रहती है और जब हवा भरी रहती है तो बाहर की उष्मा अंदर नहीं आती है और अंदर की उष्मा बाहर नहीं जाती है और जिसके कारण उन्हें ठंड नहीं लगती है। तो इसीलिए 2 प्लास्टिक लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, सी, कि उन्हें ठंड न लगे। अगला क्वेश्चन है, चांगपा जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाला अस्थायी निवास को क्या कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि चांगपा जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाला अस्थायी निवास को क्या कहते हैं, रेबो कहते हैं, रेबो कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चांगपा जनजाति अपना अस्थायी निवास बनाने के लिए एक जानवर के बाल के पट्टियां बनाती हैं, फिर इन पट्टियों को आपस में सिलकर अपना टेंट बनाती हैं। यह जीव किसका है, यह जीव कौन सा है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि चांगपा जनजाति जो होते हैं याक के बाल की पट्टियों को आपस में सिलकर टेंट बनाते हैं। तो वह जीव कौन सा होगा, याक होगा। वह जीव कौन सा होगा, याक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, महलों, हवेलियों और किलों में बहुत ज़्यादा पत्थरों और लकड़ियों का प्रयोग होता है। दूसरा है, टेंट अलग अलग चीज़ों से बनते हैं। तीसरा है, भारत में हाउस बोट कश्मीर और केरल में पाए जाते हैं। चौथा है कि इग्लू का प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है। और अगला स्टेटमेंट लिखा है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए देखते हैं फिर से कि पहला स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि महल, हवेली और किलों में बहुत ज़्यादा पत्थर और लकड़ियों का प्रयोग होता है। बिल्कुल सही है कि बहुत ज़्यादा पत्थर और लकड़ियों का प्रयोग होता है। अगला है, टेंट अलग अलग चीज़ों से बनाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, टेंट आपका प्लास्टिक का भी बनता है, याक के बाल का भी बन रहा है, कपड़ों का भी बन रहा है। तो अलग अलग चीज़ों से बनते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही होता है। अगला है, भारत में हाउस बोट केरल और कश्मीर में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, हाउस बोट केरल और कश्मीर में पाए जाते हैं, अभी मैंने आपको बताया। और जो कश्मीर में हाउस बोट जिस पे डिजाइन बनी होती है उसे हाउस बोट कहते हैं और जिस पे डिजाइन नहीं बनी होती उसे क्या कहते हैं, डोगे कहते हैं। और जिस पे डिजाइन बनी होती है वह पर्यटनों के लिए होता है और जो इस पे डिजाइन नहीं बनी होती है वह वहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए होता है। तो बिल्कुल ये भी सही है। चौथा है, इग्लू का प्रवेश द्वार बहुत छोटा है। अभी मैंने बताया कि एस्किमो एक शिकारी जनजाति है, उनका यह अस्थायी निवास होता है जो बर्फ से बना होता है और यह इसका मुंह क्या होता है, काफ़ी छोटा होता है कि बर्फीली हवाएं अंदर न प्रवेश कर पाएं। तो ये भी आपका क्या है, सही है। तो इनमें से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो असत्य है। तो आइए देखते हैं कूट क्या दिया है। तो यहाँ पे कूट क्या होगा, डी वाला कोई भी नहीं, क्योंकि सभी के सभी स्टेटमेंट क्या है, सत्य हैं। अगला आपका खत्म बंद क्या है। खत्म बंद क्या है, ए है टेंटों का उखाड़ना, बी है लकड़ी की नक्काशी, सी है पत्थरों की नक्काशी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि मैंने बताया कि हाउस बोट पे जो लकड़ियों पे नक्काशी की जाती है उसे क्या कहते हैं, खत्म बंद कहते हैं। और यह नक्काशी कहाँ की जाती है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के हाउस बोट पे जो डिजाइन लकड़ियों पे की जाती है उसे खत्म बंद कहते हैं। तो सही ऑप्शन आपका होगा बी। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के फर्श को गोबर से क्यों लीपा जाता है। तो मैंने बताया पहला यहाँ पे ऑप्शन है ताकि वह चिकना हो जाए, बी है ताकि वह खुशबू दे, ताकि कीड़े न आए, डी क्योंकि गांव में गोबर बहुत ज़्यादा मिलता है। ये बिल्कुल आपका गलत होता है, गांव में गोबर बहुत ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे मैंने बताया था कि गोबर से इसलिए लिपा जाता है क्योंकि उस पर कीड़े न आए। गोबर से इसलिए लिपा जाता है क्योंकि कीड़े न आए। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप जल्द ही इसका पार्ट 2 आएगा, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अच्छा लगा हो कमेंट करें, लाइक करें और यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।